नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रांसफार्मर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं और पार्ट थर्ड में हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। यानी एक ट्रांसफार्मर में क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होता है और प्रत्येक पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉसिबल क्या क्या पार्ट्स होता है एक ट्रांसफार्मर में उसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला है कोर, दूसरा है वाइंडिंग्स, तीसरा है इंसुलेशन, चौथा है टैंक, पांचवां है रेडिएटर, छठा है बुशिंग्स, सातवां है गैस और एक्सप्लोशन वेंट, आठवां है प्रेशर रिलीफ वाल्व पीआरवी, नौवां है कंजर्वेटर जिसके साथ मैग्नेटिक ऑयल गेज एमओजी और एयरसेल भी डिस्कस करेंगे, और 10वां है ब्रीदर, 11वां है बुकोल्स रिले, और 12वां है ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेटिंग वाल्व टीसीआई भी, 13वां है ऑयल सर्ज रिले ओएसआर, और 14वां है ऑन लोड टैप चेंजर ओएलटीसी एंड ऑफ लोड टैप चेंजर। ठीक है, 15वां है डब्ल्यूटीआई एंड ओटीआई। डब्ल्यूटीआई आपका वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है और ओटीआई आपका ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है। ठीक है, 16वां है नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जिसको शॉर्ट में NIFPS कहते हैं, और 17वां है आपका LA यानी लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये सब जो है एक ट्रांसफार्मर में पॉसिबल पार्ट्स आपका होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि छोटे ट्रांसफार्मर्स के लिए जो है इसमें बहुत सारा पार्ट्स जो है आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर में, बड़े पावर ट्रांसफार्मर में ये सब पार्ट्स आपको मोस्टली दिखेगा। ठीक है, तो चलिए ये सब पार्ट्स को जो है एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे कोर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सिंपलेस्ट ट्रांसफार्मर कुछ इस रूप में भी बना सकते हैं, कुछ इस रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज कोर। ठीक है, और ये लैमिनेटेड कोर होता है जिसमें दो वाइंडिंग है, एक HV वाइंडिंग दूसरा LV वाइंडिंग है। ठीक है, या फिर एक प्राइमरी वाइंडिंग है दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ देखिए जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है ये कोर का फ्लक्स फाइनॉट को दिखाया गया है। ठीक है, वहीं यहाँ देखिए इसमें क्या है कि यहाँ भी देखिए HV LV वाइंडिंग को एक ही लिंब पर लिया गया है और बीच से आपको फाइनॉट फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, और वो फाइनॉट फ्लक्स इधर जो है बढ़ जाएगा फाइनॉट बाय 2 में और इधर भी बढ़ जाएगा आपका फाइनॉट बाय 2 में। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो एक सिंपलेस्ट ट्रांसफार्मर के लिए आप दोनों ही कंस्ट्रक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब अंतर क्या है दोनों में कि यहाँ पे क्या है कि दो वाइंडिंग जो है अलग अलग लिंब पर लिया गया है और यहाँ जो है आपका दोनों ही वाइंडिंग एक ही लिंब पर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ वाइंडिंग जो है सराउंड्स ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द कोर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि कोर सराउंड्स ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि वाइंडिंग सराउंड्स ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द कोर। ठीक है, और यहाँ कहेंगे कोर सराउंड्स ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग्स। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस टाइप का बनावट के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट लेकर के आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि LV वाइंडिंग और HV वाइंडिंग, ठीक है, दोनों ही लिंब पर डाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ LV का आधा पोर्शन और HV का आधा पोर्शन लिए हैं, यहाँ भी LV का आधा पोर्शन और HV का आधा पोर्शन लिए हैं। ठीक है, ये दोनों ही LV जो है सीरीज में होता है आपस में और ये दोनों ही HV आपस में सीरीज में होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जो है लिम्ब जो है उसको इंसुलेट करेंगे और उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे LV का आधा पोर्शन को वाइंड कर देंगे और उसके बाद फिर से इंसुलेशन डालेंगे और उसके ऊपर जो है HV का आधा पोर्शन वाइंड कर देंगे और HV का आधा पोर्शन वाइंड होने के बाद उसके ऊपर से भी इंसुलेशन लगा देंगे। ठीक है, ठीक वही प्रक्रिया इस लिम्ब के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो वाइंडिंग्स है, ठीक है, वो कोर से भी इंसुलेटेड रहता है और आपस में भी इंसुलेटेड रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका क्या होता है कि लीकेज फ्लक्स जो है हमारा, ठीक है, वो कम होता है। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो आपका क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है आपका बहुत अच्छा होता है और वैसे केस पर ये ट्रांसफार्मर काफ़ी एफिशिएंट बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या है कि LV वाइंडिंग को भीतर में लेने से क्या होगा, ठीक है, कि हमारा इंसुलेशन के लिए जो मटेरियल खर्च होगा वो क्या होता है, कम होता है। यानी LV को भीतर लेना है, HV को बाहर लेना है और इस प्रोसेस के साथ अगर वाइंडिंग का प्लेसमेंट अगर आप करते हैं तो ओवरऑल इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो कम खर्च होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो बनावट है, इस टाइप के बनावट में भी हम लोग ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
यहाँ देखिए सेंट्रल लिम्ब पर क्या कर रहे हैं, पहले सेंट्रल लिम्ब को आइसोलेटेड करेंगे, यानी इंसुलेशन यहाँ देंगे, सेंट्रल लिम्ब को इंसुलेट करेंगे, इसमें इंसुलेशन डालेंगे, उसके ऊपर जो है आप क्या करेंगे, पूरा एलवी बाइंडिंग जो है वाइंड कर देंगे और एलवी बाइंडिंग के ऊपर फिर से इंसुलेशन लगाएंगे और उसके बाद एचवी बाइंडिंग को वाइंड कर देंगे और एचवी के ऊपर भी इंसुलेशन लगा देते हैं। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा इस रूप में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि एलवी बाइंडिंग को 3 बराबर भागों में बांट दिए हैं, ठीक है, और एचवी बाइंडिंग को 2 बराबर भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, और एलवी एचवी एलवी एचवी एलवी इस तरह के सीक्वेंस में बाइंडिंग को अरेंज कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो तीनों पार्ट देख रहे हैं एलवी का, उसको हम सीरीज में कर देंगे और दोनों पार्ट जो एचवी का देख रहे हैं उसको भी सीरीज में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एलवी को 3 पार्ट किए हैं और एचवी को 2 पार्ट किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसी रूप में करना है। हो सकता है एलवी आपका 4 भाग में बंट जाए और एचवी 3 भाग में बंट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एलवी 5 भाग में बंट जाए और एचवी 4 भाग में बंट जाए। वो सिचुएशन के हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ देखिए एलवी एचवी के बीच में इंसुलेशन यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ भी जो है आपका सेंट्रल लिम्ब इंसुलेटेड है, प्लस एचवी और एलवी के बीच में भी जो है, ठीक है, इंसुलेशन का प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ वाइंडिंग्स जो है आपस में भी इंसुलेटेड है और कोर से भी इंसुलेटेड है। तो ये वाले कंस्ट्रक्शन का इम्प्रूवमेंट कुछ ऐसे कर सकते हैं और ये वाला कंस्ट्रक्शन का इम्प्रूवमेंट कुछ ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा कंस्ट्रक्शन अपनाने से क्या होता है कि लीकेज फ्लक्स कम होता है, फ्लक्स का यूटिलाइजेशन बढ़िया होता है, म्यूचुअल इंडक्शन बढ़िया होगा और ट्रांसफार्मर जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे तो आपका ट्रांसफार्मर होगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे सिंगल फेज का बात है तो हम लोग इसको बोलेंगे सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और इस कंस्ट्रक्शन के साथ आप जाएंगे तो जो ट्रांसफार्मर प्राप्त होगा उसको हम लोग सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए जो कोर है वो कुछ इस तरह से होता है, इसको हम लोग लैमिनेटेड कोर कहते हैं। ये देखिए पतला पतला पत्ती का बनता है और एक जो पत्ती होता है पतला पत्ती, उसी को लैमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, पतला पत्ती को ही लैमिनेशन कहा जाता है और 2 लैमिनेशन के बीच में इंसुलेशन डालते हैं और वो इंसुलेशन आपका वार्निश का होता है या फिर ऑक्साइड लेयर का होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो कोर होता है उसको हम लोग लैमिनेटेड कोर कहते हैं। अब देखिए ये कोर कैसे बनेगा, तो ये कोर जो होता है उसके लिए देखिए एक लैमिनेशन किस तरह से तैयार होता है। यू और आई का जो है कॉम्बिनेशन लेकर के आप एक लैमिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, और उल्टा यू और आई के कॉम्बिनेशन से भी जो है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक लैमिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो एक इस तरह के कोर के लिए आप या तो लैमिनेशन इस रूप में तैयार कर सकते हैं या तो लैमिनेशन इस रूप में तैयार कर सकते हैं। तो इसको यू आई कॉम्बिनेशन वाला लैमिनेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका लैमिनेशन यानी थिन शीट का थिकनेस कितना होगा, 0.35 mm होगा, किसके लिए, 450 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, और यहाँ मटेरियल यूज होगा सिलिकॉन कंटेंट स्टील। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस तरह के कोर के लिए आप ऐसे डबल एल वाला जो होता है, डबल एल सेगमेंट के साथ बनाने वाले लैमिनेशन भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 एल का कॉम्बिनेशन से भी आप, ठीक है, लैमिनेशन तैयार कर सकते हैं। थिकनेस रहेगा 0.35 mm 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए और बनेगा सिलिकॉन कंटेंट स्टील का। ठीक है, तो या तो यू आई शेप के साथ आप लैमिनेशन बनाइए या तो एल एल शेप के साथ आप लैमिनेशन बनाइए, ये दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का लैमिनेटेड कोर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब करना क्या है कि इस तरह का लैमिनेशन के बाद आपको इस तरह का लैमिनेशन यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह का लैमिनेशन के बाद आपको इस तरह का लैमिनेशन यूज़ करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये देखिए ये एयर गैप यहाँ है तो ये एयर गैप इसके द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ जो एयर गैप है वो इस पोर्शन द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ जो एयर गैप है वो इस पोर्शन द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा और यहाँ जो एयर गैप है उसको इस पोर्शन द्वारा जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ जो एयर गैप देख रहे हैं उसको ख़त्म करेगा ये पोर्शन और यहाँ जो एयर गैप है उसको ख़त्म करेगा ये पोर्शन और यहाँ जो एयर गैप है उसको ख़त्म करेगा ये पोर्शन और यहाँ जो एयर गैप है उसको ख़त्म करेगा ये पोर्शन। तो इस तरह का, इस लैमिनेशन के बाद इस तरह का लैमिनेशन यूज़ करना है और इस तरह का लैमिनेशन के बाद इस तरह का लैमिनेशन यूज़ करना है। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में बहुत सारे लैमिनेशंस को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो आपका लैमिनेटेड कोर प्राप्त हो जाएगा। जो लैमिनेटेड कोर बनेगा उसमें जो साइड पर जो है आपको एयर गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, और एयर गैप नहीं रहेगा तो इस तरह का कोर का जो रिलक्टेंस है वो काफ़ी लो आपको मिलेगा, जो एक ट्रांसफार्मर के लिए एक ज़रूरी पार्ट है, ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर पर आ जाते हैं तो हमें इस तरह का लैमिनेटेड कोर चाहिए होता है। ठीक है,
यहाँ भी जो है दो लैमिनेशंस के बीच में आपका इंसुलेशन होगा, और इंसुलेशन जो है आपका ऑक्साइड लेयर या फिर वार्निश का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो लैमिनेटेड कोर है उसको प्राप्त करने के लिए ENI, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला लैमिनेशन हम लोग लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इससे भी एक लैमिनेशन तैयार हो रहा है और इससे भी एक लैमिनेशन तैयार हो रहा है। थिकनेस वही है 0.35 mm फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और मटेरियल वही है आपका सिलिकॉन कंटेंट स्टील। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि इस तरह का, ठीक है, लैमिनेशन के बाद अगला लैमिनेशन आपको ऐसा लेना है। एक्चुअली क्या है कि इस पैटर्न में अगर आप बहुत सारे लैमिनेशंस को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये कोर आपको प्राप्त हो जाएगा। प्लस होगा क्या कि ये जो एयर गैप यहाँ देख रहे हैं वो इसके द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा, और यहाँ जो एयर गैप देख रहे हैं वो इसके द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ जो एयर गैप आप देख रहे हैं वो इस पोर्शन द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ जो एयर गैप देख रहे हैं आप वो इस पोर्शन द्वारा ख़त्म किया जाएगा, और यहाँ जो एयर गैप देख रहे हैं वो ये पोर्शन द्वारा ख़त्म होगा, और यहाँ जो एयर गैप देख रहे हैं वो इस पोर्शन द्वारा ख़त्म होगा। तो इस सीक्वेंस में आपको बहुत सारे लैमिनेशंस को एक जगह इकट्ठा करना है, तो आपको इस तरह का लैमिनेटेड कोर प्राप्त होगा जिसमें एयर गैप नहीं रहेगा, और फाइनली जो है कोर का रिलक्टेंस काफ़ी कम मिलेगा जो ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से जो है लैमिनेशंस को बना करके ये लैमिनेटेड कोर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को कोर टाइप ट्रांसफार्मर प्राप्त होगा। और इस तरह का लैमिनेशंस के साथ आप इस तरह का कोर बना सकते हैं जिससे आपको सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या होता है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग एक इम्प्रूवमेंट और करते हैं कि इस तरह का भी कोर आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का भी कोर आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 जो है सेगमेंट दिखाया है, 1 2 3 4, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह का जो है सेगमेंट लेकर के भी आप कोर का डिजाइनिंग कर सकते हैं, और सेंट्रल लिम्ब पर जो है आप वाइंडिंग्स को प्लेस कर सकते हैं। पहले तो सेंट्रल लिम्ब को आइसोलेट किया जाएगा, आइसोलेट करने के बाद जो है आप पहले LV वाइंडिंग डालेंगे और LV को इंसुलेट करके HV डालेंगे, या तो आप LV HV के सीक्वेंस को पालन करेंगे प्रॉपर इंसुलेशन के साथ, तो आपको जो है इस तरह का ट्रांसफार्मर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर को कुछ ऐसा बनाएंगे और टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, जिसमें क्या होगा, सेंट्रल लिम्ब के बाद जो है आपको यहाँ इंसुलेशन रहेगा, इंसुलेशन के बाद LV रहेगा, और LV के बाद इंसुलेशन होगा, और इंसुलेशन के बाद HV होगा, और फाइनली HV को भी इंसुलेट कर दिया जाएगा। या फिर सेंट्रल लिम्ब पर जो है आप LV HV का जो है सीक्वेंस लेते हुए प्रॉपर इंसुलेशन के साथ आप वाइंडिंग कर सकते हैं। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर को कुछ इस रूप में अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी एफिशिएंट होगा, और इस टाइप का जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा उसको बैरी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा अधिक है, तो कॉस्ट भी अधिक आएगा, लेकिन एफिशिएंसी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस तरह का जो शेप है वो कम यूज़ किया जाता है। सेल टाइप के लिए जो है हम लोग इस टाइप का बनावट जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इस टाइप का बनावट जो है हमारा कम यूज़ होता है। अब देखिए क्या है कि एक ये तो कोर टाइप और सेल टाइप हम लोग देख लिए, एक नए टाइप का जो है डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसफार्मर का, तो वो टाइप क्या है आपका, स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, नया इम्प्रूवमेंट ये है कि सेल टाइप और कोर टाइप के अलावा जो है एक नया टाइप का जो है ट्रांसफार्मर डिस्कस किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसको हम लोग स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल फेज स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। यहाँ क्या है कि जो कोर है आपका उसमें देखिए क्या है कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो है स्ट्रिप लिया गया है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में स्ट्रिप लिया गया है। यहाँ देखिए सिलिंड्रिकल फॉर्म में स्ट्रिप है। ठीक है, और जो स्ट्रिप लिया गया है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, और जो स्ट्रिप है या लेमिनेशन है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, और 2 लेमिनेशंस के बीच में इंसुलेशन है। तो ये जो कोर है दिस इज कॉल्ड स्पाइरल कोर, और इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर होगा उसको स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम यहाँ पे सिंगल फेज स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर भी हम लोग सेंट्रल लिम्ब को इंसुलेट करेंगे, और उसके बाद जो है LV को प्लेस करेंगे, LV को इंसुलेट करने के बाद HV को प्लेस करेंगे, और HV को भी इंसुलेट कर देंगे। तो ये हो गया स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर। अब देखिए क्या है कि स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर जो नया टाइप है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग अधिक ले सकते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी अधिक लेंगे और तो उससे क्या होगा, साइज़ कम हो जाता है, साइज़ कम होगा, कॉस्ट कम हो जाता है, और यहाँ पे लॉसेस भी कम होता है हमारा। तो यहाँ पे स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर में हम लोग फ्लक्स डेंसिटी अधिक ले सकते हैं, साइज़ भी हमारा कम होगा, कॉस्ट भी कम होगा, लॉस भी कम होता है। तो हम लोग इस टाइप का स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट बचाने के लिए और हाई एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है
कि इस तरह से ट्रांसफार्मर का 3 टाइप हो गया, कोर टाइप, सेल टाइप और स्पाइरल कोर टाइप। ठीक है, ये स्पाइरल कोर टाइप नया इम्प्रूवमेंट है आपका। अब देखिए क्या है कि खास करके कोर टाइप पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो कोर टाइप पर आ जाते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ का सेक्शनल एरिया, ठीक है, यहाँ एक सेक्शनल एरिया देखेंगे वो दिखाया गया है, इस पर हम लोग वाइंडिंग किए हैं, यहाँ भी एल भी वाइंडिंग होगा, एच भी वाइंडिंग होगा। तो छोटे ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमारा जो कॉइल्स होगा वो रेक्टेंगुलर होता है, यानी वाइंडिंग्स करेंगे ना तो ये रेक्टेंगुलर वाइंडिंग यहाँ पे बनेगा। तो रेक्टेंगुलर वाइंडिंग अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि छोटे ट्रांसफार्मर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा ट्रांसफार्मर पर अगर हम लोग रेक्टेंगुलर वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग मटेरियल ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, प्लस क्या होगा कि यहाँ पे वाइंडिंग का रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, जिसलिए क्या होगा कि आपका कॉपर लॉस अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल ना यूज़ करके सर्कुलर कॉइल यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सर्कुलर कॉइल यूज़ करेंगे तो ओवरऑल जो आपका लेंथ होगा वाइंडिंग का वो आपका कम होगा, और लेंथ कम होगा तो क्या होगा, टर्न वही रहेगा, लेकिन सर्कुलर कॉइल के साथ आपका वो जो वाइंडिंग मटेरियल है उसका लेंथ कम होगा। लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे कॉपर लॉस कम होता है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर आपका एफिशिएंट हो जाएगा। तो बड़े ट्रांसफार्मर में हम लोग सर्कुलर कॉइल यूज़ करने का प्रयास करते हैं, और सर्कुलर कॉइल यूज़ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए जो कोर का क्रॉस सेक्शन है उसको स्टेप्ड बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, स्टेप्ड किया गया है। तो कोर का क्रॉस सेक्शन को स्टेप्ड करके आप सर्कुलर कॉइल यूज़ कर सकते हैं और कॉपर लॉस को आप कम कर सकते हैं, वाइंडिंग मटेरियल पर लगने वाला कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेप्ड कोर यूज़ करना है आपको, तो ये देखिए 3 स्टेप्ड कोर, 1 2 3, ये 3 स्टेप्ड कोर जो है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के लिए 3 स्टेप्ड जो कोर होता है उसको हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं बड़े कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स के लिए। ऐसा करेंगे तो स्पेस का यूटिलाइजेशन आपको बढ़िया होगा, प्लस इसमें आप सर्कुलर कॉइल यूज़ कर पाएंगे। सर्कुलर कॉइल यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ टर्न्स के लिए वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आपका कॉपर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से स्टेप्ड कोर यूज़ किया जाता है, खास करके बड़े ट्रांसफार्मर जो कोर टाइप में बनता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग लैमिनेटेड कोर करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर हम इसी डायमेंशन का सॉलिड कोर के साथ यदि कंपेयर करेंगे तो लैमिनेटेड कोर के साथ क्या होगा कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ आपको मिलता है फ्लक्स के लिए वो लगभग 10% रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे सिलिकॉन कंटेंट स्टील यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। सिलिकॉन कंटेंट स्टील यूज़ करने से हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, और लैमिनेटेड कोर यूज़ करने से एडी करंट लॉस कम होता है। अब देखिए क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस जो है वो दोनों को जोड़ेंगे तो उसको कोर लॉस या आयरन लॉस कहेंगे। और एक ट्रांसफार्मर में कोर लॉस और आयरन लॉस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या है, इस तरह से लैमिनेटेड कोर वो भी सिलिकॉन कंटेंट स्टील का यूज़ करेंगे तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस कम होगा, यानी कोर लॉस और आयरन लॉस कम होगा। और जो भी वैल्यू रहेगा इसका, ठीक है, कम तो हो जाएगा लेकिन जो भी वैल्यू रहेगा वो ट्रांसफार्मर के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि ये कोर लॉस या आयरन लॉस जो है वो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। तो ट्रांसफार्मर में लगभग वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसलिए कोर लॉस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ दोनों ही जो है लॉस कम है और कम है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा कोर लॉस कम हो गया। अब जो भी वैल्यू होगा कम होकर के जो भी वैल्यू होगा वो लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे कोर को जो है समझने का प्रयास किए। ठीक है, अब ये जो कोर्स और ये जो बनावट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स के लिए है। लेकिन अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस तरह से हमारा जो है होगा वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग कोर टाइप पर आते हैं तो कुछ ऐसा हम लोगों को बनाना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसा कोर हमारा ऐसा बनेगा। यहाँ जो है हम लोग वाइंडिंग प्लेस करेंगे इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से वाइंडिंग प्लेस करेंगे, इस तरह से वाइंडिंग प्लेस करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है, ये देखिए इस लिंब पर एक फेज का वाइंडिंग है, दूसरा फेज का वाइंडिंग दूसरा लिंब पर है, और तीसरा लिंब पर तीसरा फेज का वाइंडिंग होता है। यहाँ भी क्या है
कि आपका एल भी भीतर में है और एच भी बाहर में है, यहाँ भी एल भी भीतर में है, एच भी बाहर में है, यहाँ भी एल भी भीतर में है, एच भी बाहर में है। तो अगर कोर टाइप में अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाना है तो हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं, जिसमें क्या है कि तीनों को एल भी बाइंडिंग हो जाएगा और 3 एच भी बाइंडिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह से अगर आप सेल टाइप में जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा हम लोगों को करना होगा, इस तरह से बनता है। कोर हमारा ऐसा बनेगा, और यहाँ हम लोग वाइंडिंग प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एल भी वाइंडिंग ऐसे दे देते हैं और उसके ऊपर इस तरह से एच भी वाइंडिंग, ठीक है। उसी तरह से यहाँ करना है ऐसे, और उसी तरह से यहाँ हम लोगों को करना है, ठीक है। तो ये सेल टाइप में, ठीक है, पहले हम लोग एल भी रखेंगे और प्रॉपर इंसुलेशन के बाद एच भी रखेंगे, ठीक है। नियम वही है जो सिंगल फेज में रहता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिम को इंसुलेट करेंगे, लिम को इंसुलेट करने के बाद एल भी रखेंगे, फिर एल भी को इंसुलेट करेंगे और उसके ऊपर एच भी रखेंगे, फिर एच बी को भी इंसुलेट कर देंगे, ठीक वही चीज़ यहाँ भी है। पहले लिम को इंसुलेट करेंगे, उसके बाद एल भी बाइंडिंग देंगे, एल भी बाइंडिंग देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंसुलेशन देंगे और उसके ऊपर एच भी बाइंडिंग करेंगे और फिर एच बी का भी इंसुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर और ये हो जाएगा 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, 3 फेज के लिए। अब यहाँ क्या है, 3 एल भी 3 एच भी है, यहाँ भी 3 एल भी 3 एच भी है आपका। और एल भी को, तीनों एल भी को या तो स्टार में या तो डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, और तीनों एच भी को, ठीक है, या तो आप स्टार या डेल्टा में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है आपका स्टार स्टार हो सकता है, डेल्टा डेल्टा हो सकता है, डेल्टा स्टार हो सकता है, स्टार डेल्टा हो सकता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ट्रांसफार्मर्स का वाइंडिंग समझने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा नंबर पर है वाइंडिंग्स, ठीक है, और वाइंडिंग्स के लिए इंसुलेटेड कॉपर और एल्युमिनियम वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर ज़्यादा प्रयोग करते हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। और कॉस्ट को अगर हम लोगों को कम करना है तो फिर हम लोग इंसुलेटेड एल्युमिनियम वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर पर मिलेगा वाइंडिंग्स के लिए। तो हम यहाँ इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज़ करेंगे। अब देखिए इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्या मतलब होता है। मान लीजिए ये कॉपर वायर है, उसके ऊपर एक पतला इंसुलेशन वाला कवर चढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसी इंसुलेटेड कॉपर वायर के साथ यहाँ पे वाइंडिंग्स बना देते हैं, ये एच बी वाइंडिंग, ये एल बी वाइंडिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ आपका टर्न एक दूसरे से सटा हुआ नज़र आएगा, लेकिन होता क्या है कि ऊपर पर जो इंसुलेटिंग कवर चढ़ा हुआ है वायर पर, उसके वजह से टर्न सटने के बावजूद भी यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी टर्न के बीच में आपको इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हम लोगों को मिलता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि टर्न के बीच में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक तरफ एच बी बाइंडिंग, दूसरी तरफ एल बी बाइंडिंग आप कर लिए हैं, ठीक है। एच बी बाइंडिंग पर वोल्टेज रेटिंग अधिक होता है, करंट रेटिंग कम होता है, और वहीं एच बी बाइंडिंग पर नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होता है, ठीक है। तो एच बी बाइंडिंग पर वोल्टेज रेटिंग अधिक होता है, करंट रेटिंग कम होता है, तो करंट रेटिंग कम होने की वजह से हम यहाँ थीन वायर का प्रयोग कर सकते हैं, पतला तार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर अधिक होगा कंपेरेटिवली। ठीक उसी तरह से एल बी बाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग कम होता है, करंट रेटिंग ज़्यादा होता है, और एल बी बाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी हमारा कम होता है, ठीक है। अब एल बी बाइंडिंग के लिए वोल्टेज रेटिंग कम होता है, करंट रेटिंग अधिक होता है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग थिक वायर यूज़ करेंगे, यानी थोड़ा मोटा तार यूज करेंगे कंपेरेटिवली, जिसका स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर कम होगा कंपेरेटिवली। तो इस तरह से जो है हम लोग देख के ही बता देंगे कि कौन वाला एल बी बाइंडिंग है, कौन वाला एच बी बाइंडिंग है, ठीक है। तो जो एल बी बाइंडिंग होगा उसमें थोड़ा मोटा तार यूज होता है, और जो एच बी बाइंडिंग होगा उसमें कंपेरेटिवली पतला तार यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग वाइंडिंग्स जो है कर लेते हैं, और वाइंडिंग्स जो है आपस में भी इंसुलेट रहता है और कोर के साथ भी इंसुलेटेड रहता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पर आता है इंसुलेशन। तो ट्रांसफार्मर में दो तरह का इंसुलेशन यूज़ करते हैं, सॉलिड इंसुलेशन और लिक्विड इंसुलेशन। तो सॉलिड इंसुलेशन में क्या क्या आता है देख लीजिए। सॉलिड इंसुलेशन में ऑयल इम्प्रिग्नेटेड पेपर और क्लॉथ, फिर क्या है ऑक्साइड लेयर, वार्निश और पोर्सलिन,
ये सब क्या है, सॉलिड इंसुलेशन है। तो ये देखिए ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर और क्लॉथ जो है ये आपका वाइंडिंग को वाइंडिंग के साथ इंसुलेट करने के लिए यूज होता है या वाइंडिंग को कोर के साथ इंसुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वहीं ऑक्साइड लेयर और वार्निश जो है कोर के भीतर जो लैमिनेशंस होता है उसके बीच में जो है इंसुलेशन देने का काम करता है। ठीक है, और पोर्सलिन जो है आपका वो दो तरह से जो है आपको इंसुलेशन देता है। एक तो जो टैंक जो आपका टैंक के भीतर, ठीक है, कोर और वाइंडिंग का सिस्टम है, ठीक है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ये देखिए ये जो सॉलिड इंसुलेशन यहाँ देख रहे हैं ये पोर्सलिन है, वो क्या कर रहा है, कोर और वाइंडिंग के सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, प्लस कोर और वाइंडिंग के सिस्टम को टैंक के साथ इंसुलेट भी कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो पोर्सलिन का प्रयोग है वो बुशिंग्स पर होता है। ठीक है, ये सब बुशिंग्स है जो क्या कर रहा है, टर्मिनल्स को टैंक के साथ आइसोलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो बुशिंग्स है उसमें भी पोर्सलिन का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे बुशिंग्स जो है वो टर्मिनल्स को टैंक के साथ आइसोलेट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लिक्विड इंसुलेशन। तो लिक्विड इंसुलेशन के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये ऑयल जो है इंसुलेशन के साथ साथ कूलिंग भी देता है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो है मिनरल ऑयल होता है ज़्यादातर केस में, लेकिन आजकल सिंथेटिक ऑयल भी यूज़ करते हैं, और ये सिंथेटिक ऑयल जो है उसका ट्रेड नेम पायरोक्लोर होता है। ठीक है, ये मिनरल ऑयल जो है फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, और मॉइस्चर वगैरह से जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। वहीं क्या है, सिंथेटिक ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं या पायरोक्लोर यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि थोड़ा कम ज्वलनशील होता है, साथ ही साथ मॉइस्चर वगैरह के कारण उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो आजकल सिंथेटिक ऑयल जो है आप ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑयल जो है इंसुलेशन के साथ साथ कूलिंग भी देता है। अब 4 नंबर पर आ जाते हैं टैंक। ये टैंक क्या है, कंटेनर है जो कोर और वाइंडिंग के सिस्टम को होल्ड करता है। ठीक है, अपने भीतर, और इसी टैंक पर जो है ऑयल फिल किया जाता है। ठीक है, और जो टैंक है वो बाहर से पेंट कर दिया जाता है ताकि जो है कोरोजन वगैरह बाहर से कम हो और टैंक का लाइफ हम लोगों को अधिक प्राप्त हो। ठीक है, इसी टैंक पर जो है एक ड्रेन मिलता है। ठीक है, जिससे आप यहाँ के ऑयल को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रेडिएटर। 5वां नंबर रेडिएटर क्या होता है कि ये देखिए ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये रेडिएटर है। छोटे ट्रांसफार्मर में पाइप नुमा आपको दिखेगा, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर में जो है रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्ट्रिप के रूप में जो है ये आपको दिखता है। रेक्टेंगुलर जो होता है सिस्टम के रूप में आपको परत दर परत आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें भी ऑयल भरा हुआ रहता है। अब देखिए क्या है, रेडिएटर का फंक्शन क्या है कि रेडिएटर का फंक्शन है ऑयल के लिए एयर कांटेक्ट एरिया बढ़ाना, जिससे क्या होगा कि ऑयल का जो हीट है वो एटमॉस्फेयर पर फास्ट ट्रांसफ़र हो जाए, जिससे ऑयल जो है फास्ट कूलिंग प्राप्त करे। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोर और वाइंडिंग के सिस्टम से क्या होता है, ड्यू टू लॉस हीट जनरेट होता है। वो हीट जो है ऑयल एब्जॉर्ब करता है और ऑयल जो है अपना हीट को ट्रांसफार्मर टैंक पर जो है दे देता है। अब ट्रांसफार्मर टैंक से हीट जो है एटमॉस्फेरिक एयर पर जो है वो रेडिएट करके चला जाता है। तो यहाँ पे रेडिएटर पर क्या है कि एयर कांटेक्ट एरिया अगर बढ़ता है तो इससे हीट ट्रांसफ़र फास्ट होता है, जिससे ऑयल कूलिंग फास्ट होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बड़े ट्रांसफार्मर पर यहाँ पे पंखा द्वारा एयर फ्लो करवाया जाता है, जिससे क्या होगा कि हीट रेडिएशन फास्ट होगा, इस तरह से ऑयल कूलिंग फास्ट होता है। ठीक है, अब 6ठा नंबर पर आ जाते हैं बुशिंग्स। ये देखिए बुशिंग्स यहाँ पे दिखाए गए, ये HB बुशिंग्स जो बड़ा बड़ा है, ये LB बुशिंग्स छोटा छोटा है। ठीक है, और ये बुशिंग्स जो आप देख रहे हैं इसका मेन काम है ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स को टैंक के साथ इंसुलेट करना। ठीक है, और ये सब जो है मोस्टली पोर्सलिन का बनता है। ठीक है, ये बेसिक रूप से जो है बुशिंग्स 3 टाइप का होता है। एक बल्क टाइप जिसमें केवल पोर्सलिन यहाँ पे यूज़ होगा, दूसरा होता है ऑयल फिल टाइप जिसमें पोर्सलिन के अलावा यहाँ पे बीच में ऑयल भरा हुआ जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है, और तीसरा होता है कैपेसिटिव टाइप। तो कैपेसिटिव टाइप में यहाँ अल्टरनेट इम्प्रेग्नेटेड पेपर और कंडक्टिंग मेटल का लेयर बनाया जाता है, जिससे आपको जो है लेयर बाय लेयर कैपेसिटर फॉर्म किया जाता है, और उसके मदद से क्या होगा, कैपेसिटर के मदद से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म कराया जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि बल्क टाइप जो है आपका बुशिंग जो है मॉडरेट वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, वहीं आपका ऑयल फील्ड और कैपेसिटिव बुशिंग जो है वो आपका हाई वोल्टेज सिस्टम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है कंपोजिट बुशिंग भी आ रहा है और गैस इंसुलेटेड बुशिंग भी आ रहा है,
और ये सब बुशिंग्स जो है यानी कंपोजिट बुशिंग और गैस इंसुलेटेड बुशिंग्स जो है वो बुशिंग्स के साइज़ को छोटा कर देता है, और इंडोर सब स्टेशंस में जो है आपका कंपोजिट बुशिंग और आपका गैस इंसुलेटेड बुशिंग जो है वो ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसे आउटडोर सब स्टेशंस के लिए बेसिक 3 ही तरह का बुशिंग्स है जो हमने डिस्कस किया है। एक सॉलिड आपका बल्क टाइप जिसमें केवल पोर्सलिन यूज़ होगा, दूसरा ऑयल फिल्ड टाइप जिसमें पोर्सलिन के साथ ऑयल भरा हुआ रहता है, तीसरा कैपेसिटिव टाइप जिसमें लेयर बाय लेयर कैपेसिटर फॉर्म किया जाता है। तो 3 ही तरह का बुशिंग जो है आउटडोर के लिए यूज़ किया जाता है। इंडोर के लिए आप कंपोजिट बुशिंग और गैस इंसुलेटेड बुशिंग का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बुशिंग समझ गए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गैस वेंट 7वां नंबर पर। गैस वेंट आपका ये है, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये गैस वेंट है जिसको एक्सप्लोशन वेंट कहते हैं। इसका इस जगह देखिए यहाँ पे एक जो है एल्युमिनियम फॉइल का डायफ्राम लगा रहता है, यहाँ भी एल्युमिनियम फॉइल का डायफ्राम लगा रहता है, यानी ये सील रहता है। अब क्या है इसका फंक्शन कि जब ये इंटरनल फॉल्ट होगा उस समय क्या होता है ड्यू टू हीट या ड्यू टू आर्किंग, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ऑयल डिकम्पोज करेगा और भारी मात्रा में जो है हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, जिससे क्या होगा कि टैंक के भीतर का प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे टैंक फट सकता है। तो उस परिस्थिति पर क्या है कि यहाँ का डायफ्राम और यहाँ का डायफ्राम जो है आपका ब्रेक करेगा और एक्सेस प्रेशर को और गैस को साथ में साथ ऑयल को रिलीज करता है। जिस समय इंटरनल फॉल्ट होगा यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, उस समय क्या होगा ये सब डायफ्राम जो है ब्रेक करेगा और एक्सेस गैसेस और ऑयल को बाहर निकाल देगा, ठीक है, गैस वेंट। जिससे क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर यानी टैंक के भीतर का प्रेशर नॉर्मल रहेगा और टैंक फटने से बच जाता है। फिर नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ भी एल्युमिनियम फॉइल का डायफ्राम और यहाँ भी एल्युमिनियम फॉइल का डायफ्राम लगा के इसको सील कर दिया जाता है। तो गैस वेंट या एक्सप्लोशन वेंट जो है छोटे कैपेसिटी का पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग 8वां नंबर पर आ जाते हैं, पीआरवी, प्रेशर रिलीफ वाल्व या प्रेशर रिलीफ डिवाइस। जो काम आपका गैस वेंट का है वही काम पीआरवी का है, लेकिन पीआरवी बड़े कैपेसिटी वाले आपका पावर ट्रांसफार्मर पर आपको दिखेगा। तो पीआरवी ट्रांसफार्मर के टॉप जो होता है, ठीक है, टॉप पर इस तरह से इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसमें स्प्रिंग प्रेशर के मदद से जो है ये क्लोज रहता है और स्प्रिंग प्रेशर यहाँ पे जो है 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफार्मर कैपेसिटी एंड साइज, ठीक है। तो स्प्रिंग प्रेशर से पीआरवी बंद रहता है, लेकिन जैसे इंटरनल फॉल्ट होगा, ठीक है, गैस बनेगा और गैस का प्रेशर जो है एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर होगा तो ये पीआरवी ओपन हो जाता है और एक्सेस गैस को रिलीज कर देता है, जिससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के टैंक का प्रेशर जो रहता है वो नॉर्मल होगा और ट्रांसफार्मर टैंक फटने से बच जाता है। अब देखिए क्या है कि यहाँ एक जो है प्लंजर ऑपरेट होता है और प्लंजर ऑपरेट होगा तो वो क्या करेगा, एक लिमिट स्विच को जो है वो NO से NC कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एक कमांड जाता है रिले पर और रिले क्या करेगा, ट्रांसफार्मर का HV और LV ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। यानी जिस समय पीआरवी ऑपरेट होगा उस समय एक्सेस गैसेस तो रिलीज हो गया, साथ ही साथ जो है यहाँ से कमांड आता है रिले पर और रिले कमांड देता है, ठीक है, ब्रेकर को। और इस तरह से क्या होगा कि जिसमें पीआरवी ऑपरेट होगा उस समय गैस रिलीज के साथ साथ HV और LV साइड का जो ब्रेकर होगा या सर्किट ब्रेकर होगा वो ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 9वां नंबर पर। 9वां नंबर पर कंजर्वेटर आ जाता है, जिसके साथ हम लोगों को एमओजी और एयर सेल देखना है। तो ये देखिए, ये जो टैंक है सिलिंड्रिकल टैंक, यही है आपका कंजर्वेटर, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि ऑयल जो है आप मैक्सिमम आधा भर सकते हैं, आधा ऑयल भरा हुआ रहता है, आधा खाली रहता है, जिसमें एयर मिलता है आपको, ठीक है। तो कहता है कि जिस समय लोड बढ़ेगा उस समय ये जो है ड्यू टू लॉसेस टैंक के भीतर हीट बढ़ेगा, ऑयल गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा, तो ऑयल एक्सपेंड करेगा तो यहाँ ऑयल ऊपर उठेगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, ऑयल को एक्सपेंशन करने के लिए जगह देता है कौन, कंजर्वेटर। जिससे क्या होगा कि पूरे ट्रांसफार्मर के टैंक के भीतर का प्रेशर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है और किसी तरह का हाई प्रेशर का केस नहीं रहेगा। यानी लोड कंडीशन पर ऑयल एक्सपेंड करेगा तो ये जगह देता है। ठीक उसी तरह से लोड घटेगा तो यहाँ का जो है क्या होगा कि ऑयल थोड़ा सा ठंडा होगा तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑयल नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंजर्वेटर पर जो है हम लोगों को ऑयल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जगह मिल जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि प्रेशर जो है टैंक के भीतर का प्रेशर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, जिससे ट्रांसफार्मर का जो है नॉर्मल ऑपरेशन हम लोगों को मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसी पर जो है देखिएगा, साइड से देखिएगा तो आपको जो है ऑयल गेज मिलेगा, इसको हम लोग मैग्नेटिक ऑयल गेज कहते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए मैग्नेटिक ऑयल गेज को हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। ये जो है ये वाल है, कंजर्वेटर टैंक का वाल है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल है कंजर्वेटर के भीतर में, उसके ऊपर एक फ्लॉट है। फ्लॉट जो है एक नॉर्थ पोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर देखिए साउथ पोल के साथ पॉइंटर जुड़ा हुआ है। बीच में कंजर्वेटर टैंक का वाल है। अभी थी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ऑयल लेवल के अनुसार फ्लॉट जो है मूव करता है। फ्लॉट मूव करेगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल मूव करेगा, नॉर्थ पोल मूव करेगा तो साउथ पोल भी मूव करेगा, और इस तरह से पॉइंटर मूव करेगा। यानी आपका ऑयल लेवल के हिसाब से फ्लॉट मूव करेगा, फ्लॉट मूव करेगा तो पॉइंटर मूव करेगा, पॉइंटर मूव करके आपको कंजर्वेटर पर ऑयल का लेवल बताएगा। तो ये एमओजी पर जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा इंडिकेशन है। डायल जो होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, ये एम्प्टी है, ये फुल है, ये हाफ है, ये 1/4 है, ठीक है। अब कहता है कि जिसमें ऊपर से ऑयल टॉपअप किया जाता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, यहाँ कंजर्वेटर में एक टॉपअप पॉइंट रहता है, वहाँ से ऑयल अगर आप भरते हैं और मान लीजिए ऑयल का टेम्परेचर 30 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड है, तो आपको ऑयल फिलिंग लेवल तक ही भरना है, यही लेवल तक आपको ऑयल भरना है। लेकिन क्या है कि टॉपअप ऑयल का टेम्परेचर मान लीजिए 50 है, तो आप कंजर्वेटर टैंक को हाफ तक भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एमओजी समझ गए। अब हम लोग एयर सेल समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने बताया कि जिसमें लोड बढ़ता है उस समय ऑयल ऊपर एक्सपेंड करता है, और क्या होगा कि यहाँ का एयर बाहर निकल जाता है थ्रू ब्रीदर। और जिस समय लोड घटता है उस समय ऑयल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑयल नीचे आएगा। वैसे केस में बाहरी एटमॉस्फेरिक हवा जो है ब्रीदर होते हुए यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। हालांकि ब्रीदर पर जो है बाहरी हवा जो आता है उसका मॉइस्चर को सिलिका जेल द्वारा सोख लिया जाता है, यानी जो भीतर हवा जाएगा वो ड्राई एयर जाता है। कि ब्रीदर का सिलिका जेल अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मॉइस्चर आ सकता है भीतर में, एयर के साथ मॉइस्चर आएगा, और मॉइस्चर क्या करेगा, यहाँ के ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ हॉट ऑयल का संपर्क ऑक्सीजन के साथ लंबे समय तक होता है तो फिर यहाँ पे स्लज जनरेट होता है, काला काला कचरा बनता है जिसको स्लज कहते हैं। तो इस तरह से ऑयल डिटोरिएट करेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा समस्या है, ठीक है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एयर सेल का प्रयोग किया गया है। एयर सेल में क्या है कि ये जो खाली स्पेस है इसमें एक बैलून नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और उसी के भीतर जो है ये इसी का एयर बाहर जाएगा, ठीक है, लोड बढ़ने पर, और लोड घटने पर बाहरी हवा इसी पर घुसेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मॉइस्चर है और हवा है इसी के भीतर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होकर के रह जाएगा, यानी मॉइस्चर और हवा जो है एयर का, मॉइस्चर और एयर का संपर्क ऑयल से नहीं होगा, तो ऑयल डिटोरेट नहीं करेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि मॉइस्चर और एयर जो है इसी सेल के भीतर रह जाएगा, तो आपका कंजर्वेटर टैंक का जो वाल है उसमें कोरोजन नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इस परिस्थिति में, ठीक है, यहाँ जो है आपका ऑयल डिटोरेट करने का चांस बनता है, और यहाँ ऑयल डिटोरेट करने के चांस को इस तरह से एयर सेल द्वारा जो है हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जो है हमारा कंजर्वेटर टैंक में एयर सेल आता है। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं ब्रीदर पर। तो ये देखिए कंजर्वेटर टैंक से ही जो है एक इस तरह का पाइप नुमा स्ट्रक्चर आता है, ये देखिए यही है ब्रीदर, ठीक है। ब्रीदर पर जो है एक सिलिका जेल का जो है पोर्ट लगाया जाता है, ठीक है, और इसके नीचे जो है एक अरेंजमेंट होता है जिसमें थोड़ा सा तेल भरा हुआ रहता है आपका। अब क्या होता है कि ब्रीदर का काम क्या है, देखिए जिसमें लोड बढ़ेगा उस समय जो है आपका ऑयल एक्सपेंड करेगा ऊपर, और यहाँ का एयर जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन जिसमें लोड घटेगा उस समय ऑयल नीचे आएगा तो बाहरी एयर जो है ब्रीदर होते हुए आपका कंजर्वेटर टैंक पर एंट्री करेगा। तो उस समय क्या होगा कि जिसमें बाहरी हवा जो है कंजर्वेटर टैंक पर एंट्री करेगा लोड घटने के कंडीशन पर, उस समय क्या होगा कि ब्रीदर पर भरा हुआ जो सिलिका जेल है, ठीक है, वो क्या करेगा, हवा के साथ आने वाले जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑयल है वो कम डिटोरेट करेगा। अब देखिए क्या है कि सिलिका जेल जो हम लोग लेते हैं वो दो तरह का यूज होता है, ऑरेंज कलर में और ब्लू कलर में। ज़्यादातर आप ब्लू कलर वाला देखिएगा, ठीक है, लेकिन ऑरेंज कलर वाला भी सिलिका जेल आता है। तो अब देखिए ऑरेंज कलर वाला सिलिका जेल खराब होकर के ब्लैक कलर में बदलता है, और ब्लू कलर वाला सिलिका जेल खराब होकर के पिंक में बदलता है, ठीक है। अब इस तरह से ऑरेंज वाला ब्लैक में अगर कन्वर्ट हो गया है तो या तो इसका ट्रीटमेंट कीजिए, हीट ट्रीटमेंट कीजिए, इसको गर्म कीजिए, और नहीं तो इसको बदल दीजिए, ठीक है। उसी तरह से ब्लू वाला जो सिलिका जेल है वो अगर पिंक में बदल गया है तो इसको हीट दीजिए, ठीक है, या तो फिर इसको बदल दीजिए। कहता है कि सिलिका जेल को गर्म करने पर पुनः वो ओरिजिनल जो है कलर पर वापस आ जाएगा, यानी ब्लैक है इसको हीट करेंगे तो ऑरेंज में बदल जाएगा, और ये पिंक है इसको हीट करेंगे तो ब्लू में बदल जाएगा। अब 11 नंबर पर आते हैं बुकोल्स रिले।
ठीक है। बुकोल्स रिले क्या है, देखिए ये देखिए आपका कंजर्वेटर टैंक और आपका ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में जो पाइपलाइन है उसी पर जो है बुकोल रिले लगाया जाता है, जिसका एंगल 9 से 10 डिग्री होता है आपका। ठीक है। तो बुकोल रिले एक्चुअली क्या है, गैस एक्चुएटिंग रिले है। ठीक है, गैस एक्चुएटिंग रिले है जो ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाता है। ठीक है, देखिए जिस समय इंटरनल फॉल्ट होगा, चाहे इंटरनल शॉर्ट सर्किट होगा, तो यहाँ क्या होता है, आर्किंग होता है, हीट जनरेट करेगा, जिससे क्या होता है कि एक्सेस गैसेस बनता है। अब वो गैसेस क्या होता है कि बुकोल के थ्रू जो है पास करता है। तो मान लीजिए लाइट फॉल्ट है, उसमें कम गैस जाता है, उस समय क्या होगा कि ये जो आपका फ्लॉट है, ठीक है, फ्लॉट मूव करता है और इस पर जो आपका एक मरकरी स्विच होता है वो क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो जाएगा तो अलार्म सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। कहने का मतलब लाइट फॉल्ट होगा, लाइट इंटरनल फॉल्ट होगा, गैस का प्रेशर कम होगा तो आपका फ्लॉट ऑपरेट करेगा, फ्लॉट ऑपरेट करेगा तो आपको अलार्म मिलेगा। वहीं इंटरनल फॉल्ट यदि आपका हेवी है तो आपको हाई प्रेशर वाला गैस मिलेगा, हाई प्रेशर वाला गैस मिलेगा तो ये फ्लैप ऑपरेट हो जाता है, फ्लैप ऑपरेट होगा तो इसका जो मरकरी स्विच है ये क्लोज हो जाएगा और फाइनली जो है ट्रिप सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो है ट्रिप कमांड जाएगा कहाँ, रिले पर जाएगा और रिले क्या करेगा, ट्रांसफार्मर के एचवी और एलवी ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। यानी बुकोल जो है गैस एक्चुएटिंग रिले है जो इंटरनल फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को बचाता है। लाइट इंटरनल फॉल्ट के समय ये अलार्म देगा और हेवी इंटरनल फॉल्ट के समय ये ट्रिप दे देता है। तो इस तरह से जो है बुकोल रिले जो है इंटरनल फॉल्ट के अगेंस्ट ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि बुकोल रिले जो है वो लगभग आप देखिएगा 500 केवीए से ऊपर का ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा। 500 केवी से नीचे वाला जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये बुकोल रिले नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग 12 नंबर पर आ जाते हैं, TCIV। TCIV मतलब ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेटिंग वाल्व। ये देखिए यहीं पे लगा रहता है, ये देखिए जो बुकोल रिले लगा हुआ ना जस्ट उसके ऊपर लगा हुआ रहता है, ये TCIV। तो ये ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेटिंग वाल्व है। कहता है कि जिस समय ट्रांसफार्मर के भीतर हेवी ऑयल का फ्लो होता है, हेवी ऑयल का फ्लो कब होता है आगे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। आपका नाइट्रोजन इंजेक्शन, ठीक है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जब ऑपरेट होता है, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जब ऑपरेट होता है इंटरनल फॉल्ट के अगेंस्ट, उस समय क्या होगा कि यहाँ से जो है टैंक से ऑयल को बाहर निकाला जाता है, तेज़ी से ऑयल बाहर निकाला जाता है, तेज़ी से जो है नाइट्रोजन गैस भीतर में इंजेक्ट किया जाता है कूलिंग के लिए। ठीक है। तो उस परिस्थिति पर क्या है कि ऑयल का फ्लो काफ़ी तेज़ी से होता है यहाँ पे, तो उस समय क्या है कि ये TCIV जो है क्या करेगा, ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो जाएगा उससे क्या होगा कि आपका कंजर्वेटर पर जो ऑयल है वो नीचे नहीं ड्रेन करेगा। ठीक है। यानी जिस समय नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हमारा ऑपरेट करेगा जिसके कारण यहाँ का मेन टैंक का ऑयल तेज़ी से निकलता है और मेन टैंक पर नाइट्रोजन को तेज़ी से इंजेक्ट किया जाता है, उस समय ये TCIV वाल्व बंद हो जाता है, जिससे क्या होगा कि केवल मेन टैंक का ऑयल खाली होता है। ठीक है। आपका कंजर्वेटर का ऑयल जो है एज यूजुअल बना रहता है, ये ड्रेन नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं TCIV वाल्व। ठीक है, जो नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, 3 पोजीशन होता है, इसमें एक बाहर एक लीवर रहता है जिसमें 3 पोजीशन आपको दिखेगा। एक रीसेट पोजीशन होता है, एक सर्विस पोजीशन होता है, एक फिल्टर पोजीशन होता है। यानी जिस समय ऑयल फिल्ट्रेशन किया जाता है उस समय उस लीवर का पोजीशन को फिल्टर पोजीशन पर रखा जाता है। नॉर्मल ऑपरेशन के समय जो है जो लीवर होता है उसको सर्विस पर रखा जाता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए ऑयल सर्ज रिले यानी OSR डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बड़े पावर ट्रांसफार्मर पर क्या होता है कि ऑन लोड टैप चेंजर का ऑप्शन दिया जाता है। अब ऑन लोड टैप चेंजर की मदद से हम लोग HV वाइंडिंग के, ठीक है, टैपिंग्स को चेंज कर सकते हैं या HV वाइंडिंग के टर्न को वेरी कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा करके आउटपुट वाइंडिंग का वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि बड़े पावर ट्रांसफार्मर पर जिसमें ऑन लोड टैप चेंजर ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या होता है कि टैंक को 2 भाग में बांट देते हैं। एक आपका मेन टैंक और दूसरा होता है OLTC टैंक। मेन टैंक कोर और वाइंडिंग्स के लिए है और OLTC टैंक जो है ऑन लोड टैप चेंजर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। दोनों ही टैंक पर ऑयल फिल किया जाता है और ये देखिए यहाँ भी कंजर्वेटर और ब्रीदर है और ये देखिए ये TCIV और यहाँ बुकोल रिले हो गया। यहाँ जो पाइपलाइन का एंगल है 9 से 10 डिग्री होता है। तो यहाँ भी OLTC टैंक के लिए भी जो है कंजर्वेटर और ब्रीदर दिया हो रहता है।
यहाँ भी जो है कंजर्वेटर जो है लगभग आधा भरा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर ऑयल से, और यहाँ भी जो है ब्रीदर है जिस पर सिलिका जेल भरा हुआ रहता है, ताकि भीतर घुसने वाला एयर का मॉइस्चर को सिलिका जेल में जो है एब्जॉर्ब किया जा सके। यहाँ का भी एंगल जो है 9 से 10 डिग्री ही होता है, और यहाँ पे ऑयल सर्ज रिले लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ OLTC टैंक पर जो है टैप चेंज होगा एट लोडेड कंडीशन, तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है। लेकिन क्या होता है कि OLTC पर यदि अगर फॉल्ट होता है तो यहाँ पे जो है ज़बरदस्त हीट जनरेट होता है ड्यू टू स्पार्किंग। वैसे केस पर क्या होगा कि ऑयल का जो है सर्ज आपको प्राप्त होगा, हाई स्पीड ऑयल फ्लो होगा थ्रू OSR। तो वैसे केस पर क्या होगा कि OSR जो है वो आपका ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, और वो ट्रिप कमांड रिले पर जाएगा, और फिर रिले क्या करेगा, ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा, और इस तरह से ट्रांसफार्मर का HV और LV ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि देखिए OSR को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो जब OLTC पर जो फॉल्ट होगा उस समय ऑयल का सर्ज मिलेगा थ्रू OSR। तो ये देखिए यहाँ पे एक फ्लॉट है जिस पर एक मैग्नेट लगा रहता है, और यहाँ पे एक रीड स्विच है जिसका नीचे का कॉन्टैक्ट जो है आयरन का रहता है। तो ऑयल फ्लो के कारण जो है ये मैग्नेट वाला जो फ्लॉट है वो क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि ये जो आयरन कॉन्टैक्ट है उसको खींच लेगा अपनी ओर, जिससे क्या होगा कि ये रीड स्विच क्लोज हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक ट्रिप कमांड जनरेट होगा, और वो ट्रिप कमांड रिले पर जाएगा। रिले जो है ट्रिप कमांड को ब्रेकर के पास कंटिन्यू कर देता है, जिससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का HV और LV ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 बटन होता है OSR पर। एक टेस्ट बटन होता है जो इस प्लॉट को नीचे ले जाएगा जिससे ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, और दूसरा होता है रीसेट बटन। रीसेट बटन दबाने पर जो है ये प्लॉट जो है इधर आएगा, जिससे आपका रीड कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे ऑन लोड टैप चेंजर OLTC एंड ऑफ लोड टैप चेंजर। तो बड़े ट्रांसफार्मर पर ठीक है ऑन लोड टैप चेंजिंग का ऑप्शन दिया जाता है HV साइड में, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि टैप चेंजिंग हम लोग HV साइड में क्यों लेते हैं। तो टैप चेंजिंग जो है HV साइड लेने पर क्या होता है कि HV साइड में करंट कम होता है, और कम करंट से क्या होता है, स्पार्किंग कम होगा, या कम करंट को इंटरप्ट करना ईजी होता है। दूसरा होता है कि इस अरेंजमेंट के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो हम देखते हैं कि HV वाइंडिंग बाहर रहता है, तो बाहर यदि वाइंडिंग रहता है HV तो उससे टर्मिनल्स निकालना काफ़ी आसान होता है। तो HV वाइंडिंग बाहर होता है तो उसे टर्मिनल निकालना या टैपिंग निकालना ईजी होता है, और HV वाइंडिंग में करंट कम होता है जिसको इंटरप्ट इजीली किया जा सकता है। तो यही कारण है कि हम टैप चेंजिंग अरेंजमेंट को ट्रांसफार्मर के HV साइड में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ऑन लोड टैप चेंजर जो है बड़े पावर ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, और यहाँ क्या होता है कि मैकेनिकल मूवमेंट द्वारा जो है टैप पोजीशन को हम लोग चेंज करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो कहता क्या है कि पहले क्या होता है कि नया टैप पोजीशन बनाया जाता है, फिर पुराना टैप पोजीशन को ब्रेक किया जाता है थ्रू मैकेनिकल मूवमेंट। ठीक है, तो ये OLTC जो है बड़े ट्रांसफार्मर के लिए ये मैकेनिकल टाइप का होता है ज़्यादातर केस में, जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट होता है, और वो मैकेनिकल मूवमेंट मोटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन लेटेस्ट जो है सॉलिड स्टेट टाइप का भी जो है OLTC जो है अवेलेबल है, जिसमें SCR के मदद से जो है स्विचिंग किया जाता है और टैप के पोजीशन को चेंज किया जाता है, और सॉलिड स्टेट टाइप जो है OLTC सिस्टम पर जो है किसी तरह का कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस तरह से जो है हम लोग OLTC यूज़ करते हुए ठीक है HV साइड के हम लोग टर्न को वेरी करेंगे, और टर्न को वेरी करके आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर रेगुलेट करेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, HV में टर्न घटेगा तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, ठीक उसी तरह से अगर HV में टर्न बढ़ाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज घटेगा, उल्टा रिलेशन रहता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ऑफ लोड टैप चेंजर पर। तो ऑफ लोड टैप चेंजर स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है, इसमें किसी तरह का OSR यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ऑफ लोड टैप चेंजर छोटे ट्रांसफार्मर के लिए होता है, इसमें पहले ट्रांसफार्मर को बंद किया जाता है, फिर मैनुअली जो है टैप पोजीशन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई स्पार्किंग नहीं होगा ड्यूरिंग टैप चेंजिंग, इसलिए इसमें किसी तरह का जो है OSR का प्रयोग नहीं करना है। अलग से जो है टैप चेंजिंग के लिए अलग से जो है टैंक या चैम्बर नहीं बनाना है। ठीक है, इसमें कोई OSR नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
WTI एंड OTI। WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और OTI आपका ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक है, WTI। इसमें देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर का टैंक पर देखिए एक बल्ब यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, एक बल्ब यहाँ इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। ये बल्ब जो है एक कैपिलरी ट्यूब की मदद से जुड़ा हुआ है और इस कैपिलरी ट्यूब के भीतर में एक फ्लूइड है जिसको हीट करने पर एक्सपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा देखिए कि ये जो बल्ब है इसके एंड पर एक बटन ट्यूब लगा हुआ है और बटन ट्यूब के पॉइंट पर जो है पॉइंटर लगा हुआ है और ये देखिए टेम्परेचर स्केल है जिस पर आपको वाइंडिंग टेम्परेचर प्राप्त होगा। ये देखिए यहाँ पे एक सीटी लगा हुआ है जिसको हम लोग WTI सीटी कहते हैं और इसके मदद से जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है लगाया गया है, इस पर हीट जनरेट होगा। तो इस बल्ब से ऑयल का टेम्परेचर मिलता है और इस बल्ब से जो है आपका वाइंडिंग का टेम्परेचर को जो है प्राप्त किया जाता है। यहाँ जो टेम्परेचर क्रिएट होगा वो वाइंडिंग के टेम्परेचर को दर्शाता है। तो इस तरह से यहाँ का जो बल्ब है ऑयल के टेम्परेचर को सेंस करेगा और ये जो बल्ब है वाइंडिंग के टेम्परेचर को सेंस करेगा, ठीक है। इस तरह से WTI का जो इंडिकेशन होगा वो ऑयल टेम्परेचर प्लस वाइंडिंग टेम्परेचर का सम होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ या यहाँ बढ़ेगा तो ये जो वर्किंग फ्लूइड है वो गर्म होकर के एक्सपेंड करेगा तो बटन ट्यूब पर एक प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर की वजह से पॉइंटर मूव करेगा और मूव करके जो है आपको वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेट करेगा और इस तरह से यहाँ का जो इंडिकेशन होता है वो ऑयल टेम्परेचर प्लस वाइंडिंग टेम्परेचर आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ आपको दो पॉइंटर दिखेगा, एक ब्लैक कलर का जो नॉर्मल टेम्परेचर बताएगा, ठीक है, वाइंडिंग का, और दूसरा जो होता है रेड पॉइंटर होता है जो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर बताता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी इंडिकेशन होगा उसमें ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर का सम होता है, ठीक है। तो ब्लैक वाला जो है नॉर्मल टेम्परेचर बताएगा, ये दोनों का सम का नॉर्मल वैल्यू बताएगा ब्लैक पॉइंटर, ठीक है, और ये दोनों का सम का मैक्सिमम वैल्यू बताएगा रेड पॉइंटर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ 4 मरकरी स्विच होता है आपका, ठीक है, एक मरकरी स्विच अलार्म के लिए, एक मरकरी स्विच ट्रिप के लिए, ठीक है, और एक मरकरी स्विच फैन ऑन करने के लिए होता है, एक मरकरी स्विच होगा वाटर पंप को ऑन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ अलार्म के लिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सेट किया जाता है और ट्रिप के लिए जो है 95 डिग्री टेम्परेचर सेट किया जाता है, ठीक उसी तरह फैन ऑन करने के लिए 64 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया जाता है और वाटर पंप ऑन करने के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर सेट किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ हम चारों जो होता है मरकरी स्विच और उस पर जो है हम लोग उसके ऑपरेशन का टेम्परेचर जो है हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि मान लीजिए अलार्म के लिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सेट कर दिए हैं, तो जैसे ही यहाँ से जो मिलने ये दोनों का सम वाला जो टेम्परेचर होगा वो आपका 85 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा या उससे ऊपर पहुँच जाएगा तो आपको अलार्म मिलेगा। ठीक उसी तरह से ये जो सम वाला टेम्परेचर जो है आपका 95 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर या उससे ज़्यादा होगा तो आपको ट्रिप कमांड जनरेट होगा और वो ट्रिप कमांड क्या करेगा, आपका ट्रांसफार्मर का HV और LV का ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। ठीक उसी तरह से जैसे ही ये टेम्परेचर, ये समेसन वाला टेम्परेचर, ठीक है, 64 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर या ज़्यादा होगा तो फैन ऑन हो जाएगा और जैसे ही ये समेसन वाला टेम्परेचर जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर या ज़्यादा होगा तो वाटर पंप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फैन ऑन वाला तो नॉर्मल केस है, ठीक है, लेकिन वाटर पंप वाला जिसमें वाटर कूलिंग जिस ट्रांसफार्मर में दिया रहता है उसके लिए वाटर पंप का जो है ऑप्शन बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर सर्टेन वैल्यू से एक नीचे जाएगा, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू से नीचे जाएगा तो फिर फैन बंद हो जाता है। उसी तरह से टेम्परेचर एक सर्टेन वैल्यू से नीचे जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो फिर वाटर पंप भी बंद हो जाता है आपका, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो है OTI के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उसी तरह का अरेंजमेंट है, बस एक बल्ब यहाँ लगेगा जो ऑयल के टेम्परेचर को सेंस करेगा और यहाँ आपका बटन ट्यूब लगा रहता है जिसकी मदद से पॉइंटर को मूव किया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि ऑयल का टेम्परेचर को सेंस किया जाता है, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड एक्सपेंड करेगा इस कैपिलरी ट्यूब पर और एक्सपेंड करेगा तो फिर क्या होगा कि इस बटन ट्यूब के एंड पर प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर की वजह से पॉइंटर मूव करेगा। यहाँ जो भी रीडिंग होगा वो आपका ऑयल टेम्परेचर का रीडिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ब्लैक जो आपका पॉइंटर है वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर बताएगा, किसका, ऑयल का, और जो रेड पॉइंटर है वो ऑयल का मैक्सिमम टेम्परेचर बताता है। यहाँ भी दो हम लोग जो है मरकरी स्विच होता है जिसको हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, एक अलार्म के लिए, एक ट्रिप के लिए।
तो मान लीजिए हम अलार्म के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किए हैं और ट्रिप के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किए हैं, तो क्या होगा, जैसे ऑयल टेम्परेचर 80 डिग्री के बराबर या ज़्यादा होगा तो अलार्म जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर 90 डिग्री के बराबर या ज़्यादा होगा तो ट्रिप कमांड जनरेट होगा, और ट्रिप कमांड जनरेट होगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का HV और LV का ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। अब हम लोग एक ट्रांसफार्मर के लिए नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2010 से वैसा ट्रांसफार्मर या वैसा पावर ट्रांसफार्मर जिस पर जो है ट्रांसफार्मर ऑयल 2000 लीटर के बराबर या ज़्यादा हो, उस पर नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को एसेंशियल कर दिया गया है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए क्या है कि एक नाइट्रोजन सिलेंडर है जिस पर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है हाई प्रेशर में, और ये देखिए उसका भाल्व है, नाइट्रोजन गैस का भाल्व है, N2 भाल्व, और यहाँ पर देखिए एक ड्रेन ऑयल भाल्व है जो कनेक्ट है ड्रेन ऑयल टैंक से और ट्रांसफार्मर का टैंक का ऊपरी भाग से, ठीक है, कनेक्ट है। अब देखिए क्या है कि ये ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर है, उसके नीचे क्या है, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेटिंग भाल्व है। तो यह 3 भाल्व हो गया, TCIV भाल्व, N2 भाल्व और ड्रेन ऑयल भाल्व, और तीनों भाल्व का कंट्रोल बॉक्स पर होता है। अब देखिए क्या है कि जिस समय इंटरनल फॉल्ट होता है उस समय क्या होगा, यहाँ पे आर्किंग होगा, टैंक के भीतर आर्किंग होगा तो उससे हीट जनरेट होगा, और हीट के कारण जो है आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर राइज करेगा। तो अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर या ज़्यादा हो जाए, वैसे केस पर इस ट्रांसफार्मर ऑयल पर जो है आग लगने का संभावना बन जाता है। तो वैसे केस पर जो है प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि इंटरनल फॉल्ट हो गया यहाँ पे और ऑयल का टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर या ज़्यादा हो गया, वैसे केस पर सबसे पहले क्या होगा कि आपका ड्रेन ऑयल भाल्व खुलेगा, और इससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर टैंक का टॉप ऑयल जो है वो ऐसे होते हुए ड्रेन ऑयल भाल्व होते हुए ड्रेन ऑयल टैंक पर जाकर के जमा होने लगता है। फिर क्या होगा, एट द सेम टाइम TCIV भाल्व जो है आपका बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि केवल मेन टैंक का ऑयल डिस्चार्ज होगा और आपका कंजर्वेटर का जो ऑयल है वो ड्रेन नहीं होगा। ठीक है, फिर एट द सेम टाइम, ठीक है, आपका क्या होगा कि N2 भाल्व खुल जाएगा। N2 भाल्व खुल जाएगा तो हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस जो है बॉटम से टॉप की ओर फ्लो करवाया जाता है। तो नाइट्रोजन बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है जो ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल कर देगा और उसके टेम्परेचर को लो कर देगा, जिससे क्या होगा कि आग लगने का संभावना खत्म हो जाता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है तो कोई तरह का रिएक्शन भी नहीं करेगा, कोई तरह केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है हम लोग ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट या फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो सिस्टम है वो आपको कब ऑपरेट करेगा, किस परिस्थिति पर ऑपरेट करेगा, उसका एल्गोरिदम को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका रेक्टेंगल बॉक्स दिखाया गया, ये फायर सेंसर है। तो कहता है डिफरेंशियल रिले या फायर सेंसर, ठीक है, जब आपका क्लोज्ड हो जाएगा, उसके बाद बुकोल रिले या PRV में दोनों में से कोई एक क्लोज्ड हो जाएगा, फिर मास्टर ट्रिप क्लोज हो जाएगा, तब क्या होता है कि आपका ड्रेन ऑयल भाल्व खुलेगा, ये ड्रेन ऑयल भाल्व खुलेगा और TCIV भाल्व बंद होगा, और उसके बाद N2 भाल्व खुलेगा, और फिर क्या होगा, बॉटम से टॉप की ओर नाइट्रोजन गैस का फ्लो करवाया जाएगा, और यहाँ पर जो है फायर के अगेंस्ट जो है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोसेस बीत रहा होता है उसमें देखिए डिफरेंशियल आपको आया हुआ है, आपको PRV भी है, ये बुकोल भी है, ये सब आपका प्रोटेक्शन, ये सब जो है PRV, बुकोल और डिफरेंशियल, ये सब क्या होता है कि ट्रिप कमांड जनरेट करता है। तो ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, इसका मतलब जिस समय ये घटना हो रहा होता है उस समय क्या होगा, ट्रिप कमांड जाएगा ब्रेकर के पास और ट्रांसफार्मर का HV और LV ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं लाइटनिंग अरेस्टर पर, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में LA कहते हैं। तो छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके HV साइड में ही जो है LA लगाया जाता है। देखिए HV बुशिंग से वहाँ से जो है LA 3 लिया गया है, तीनों LA को स्टार बना करके ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि छोटे ट्रांसफार्मर में केवल HV साइड में ही LA रहेगा, LV साइड में नहीं रहेगा, और बड़ा ट्रांसफार्मर में क्या होता है HV साइड में भी और LV साइड में भी, दोनों में जो है LA लगाया जाता है। अब देखिए LA का फंक्शन क्या है, LA का फंक्शन है कि जिस समय लाइटिंग जो है होता है उस समय क्या करेगा कि LA जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट होकर के क्या होगा कि लाइटिंग सर्ज करंट को वो ग्राउंड
कर देता है और इस तरह से लाइटिंग सर्ज करंट ट्रांसफार्मर पर इंटर नहीं करेगा और ट्रांसफार्मर लाइटिंग के अगेंस्ट जो है या लाइटिंग करंट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिस समय लाइटिंग होगा उस समय LA शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सारे लाइटिंग सर्ज करंट को ग्राउंड कर देता है। इससे क्या होगा कि लाइटिंग सर्ज करंट जो है वो आपका ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पर इंटर नहीं करता है और ट्रांसफार्मर आपका सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि LA जो यहाँ पे हम लोग लगाए हैं वो आपका जो होता है जिंक ऑक्साइड का बनता है, जो नॉर्मल कंडीशन पर ओपन सर्किट की तरह काम करता है और लाइटिंग कंडीशन पर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग बड़े ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो वहाँ देखिए LA के साथ साथ जो है आपको एक सर्ज काउंटर दिया रहता है, सर्ज काउंटर दिया रहता है। इसमें आपको लीकेज करंट भी बताता है। ठीक है, और साथ ही साथ कितना बार ये ऑपरेट हुआ है उसका संख्या भी आपको सर्ज काउंटर बताता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मान लीजिए बड़ा पावर ट्रांसफार्मर है, उसका HV साइड का बात करेंगे तो वहाँ देखिएगा LA के ऊपर एक रिंग लगाया रहता है जिसको कोरोना रिंग कहते हैं। ये रिंग के मदद से हम लोग वर्चुअल डायमीटर बढ़ाते हैं। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, ये R आपका रेडियस है, तो रिंग के मदद से हम लोग जो है वर्चुअल रेडियस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो है कोरोना लॉस कम होता है या कोरोना इफेक्ट कम होता है। तो इस तरह से कोरोना रिंग लगा करके जो है हम लोग कोरोना के इफेक्ट को यहाँ पे कम करते हैं। तो इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर का डिफरेंट पार्ट्स को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।